हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम संविधान के एक महत्वपूर्ण पार्ट प्रस्तावना को लेकर आए हैं। यह इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग प्रत्येक दूसरे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से मिल जाते हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं और इसका एक नाम उद्देशिका भी है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और यहीं आगे चल के उद्देश्य प्रस्तावना का रूप धारण किया। प्रस्तावना को लेकर शुरुआत में बहुत सारे विवाद रहे कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बहुत सारे वाद रहे हैं जो इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग माने हैं, कुछ प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माने हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी पर्सनालिटी रही हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपना विचार दिया है। तो इसको हम कवर करेंगे और यह इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेरूवाड़ीवाद 1960 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। बेरूवाड़ीवाद 1960 द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि जहाँ पे संविधान की जो भाषा है वह संदिग्ध और अस्पष्ट है, वहाँ पे प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। इसके ठीक 13 वर्ष बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ीवाद के निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भाग में किया जाता है। लेकिन संशोधन करते समय यह ध्यान देना होगा कि प्रस्तावना का जो आधारभूत ढांचा है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न होने पाए। इसके साथ ही इस वाद में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है क्योंकि इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। और इसी बात के बाद ठीक 3 वर्ष बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। आप याद रखेंगे कि कौन सा संशोधन है, 42वां संशोधन, और सन कौन सा है, 1976। तो इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगला देखते हैं वाद को। तो अगला वाद है SR बोम्बईवाद 1994 का है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके साथ ही जो प्रस्तावना है संविधान की आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा। SR बोम्बईवाद 1994 द्वारा यह निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग होने के साथ साथ यह प्रस्तावना जो है संविधान की आधारभूत ढांचा है। इसके बाद ठाकुर दास भार्गव जो संविधान सभा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए सबसे बड़ी बात कही है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहा गया है कि जो प्रस्तावना है संविधान का महत्वपूर्ण भाग के साथ साथ संविधान की आत्मा है। KM मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, इन्होंने
प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली का संज्ञा दिया है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली का संज्ञा दिया है। यह कुछ वाद हैं और कुछ पर्सनालिटी द्वारा उनके विचार हैं, इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आइए देखते हैं कि प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं। प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र में प्रस्तावना को देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यदि प्रस्तावना आपको अच्छी तरह से याद है तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए हम देखेंगे कि प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहली बात यह स्पष्ट होती है कि संविधान का स्रोत। प्रस्तावना से संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है। प्रस्तावना से संविधान का स्वरूप स्पष्ट होता है। प्रस्तावना से संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है। प्रस्तावना से आंशिक रूप से संविधान लागू होने की तिथि स्पष्ट होती है और प्रस्तावना से संविधान का विस्तार स्पष्ट होता है कि संविधान कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे लागू होगा। तो हम देखेंगे जो प्रस्तावना उसकी जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग शब्द हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रेरित हैं क्योंकि वहाँ के प्रस्तावना में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो वहीं से यह जो भारत की प्रस्तावना संविधान की वह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से प्रेरित है। हम भारत के लोग, तो जो संविधान का स्रोत है, तो हम भारत के लोग अर्थात संविधान का जो स्रोत है वह जनता है। संविधान का स्रोत जनता है और यही जो है सभी शक्तियों का केंद्र है। संविधान का स्रोत कौन है? जनता है और यही सभी शक्तियों का प्रमुख केंद्र है। आगे देखेंगे कि जो स्वरूप है, तो स्वरूप को देखेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। यह किसी भी विदेशी अथवा बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होगा। अगला शब्द है मेरा समाजवादी। तो समाजवादी शब्द से यह तात्पर्य है कि देश का जो भी उत्पादन का साधन होगा, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, उस पर सरकार का स्वामित्व होगा, किसी भी निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होगा। लेकिन 1991 की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 1991 का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति लागू हो जाने से जो समाजवादी शब्द है अब वह अप्रासंगिक हो गया। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है कि भारत का कोई अपना एक राज्य की धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को आगे बढ़ने में एक बराबर सहयोग करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत एक धर्म विरोधी राष्ट्र है, क्योंकि एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था आयोग द्वारा कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तो उसमें एक विकल्प था कि भारत धर्म विरोधी राष्ट्र है, तो यह गलत होगा। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र से तात्पर्य है जनता का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, उनका कथन रहा है कि जनता का
जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। अगला शब्द है गणराज्य। तो गणराज्य से तात्पर्य है कि देश का सर्वोच्च जो पद होगा वह जनता द्वारा चुन के जाएगा। जो सर्वोच्च पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, लेकिन भारत में क्या है, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की व्यवस्था है। तो हम देखें कि संविधान का जो स्वरूप है, भारत क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, जो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। तो हम देखेंगे कि उद्देश्य में जो न्याय है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। इसके साथ ही इसके क्रम से भी प्रश्न रहता है कि जो प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है उनके क्रम को सजाइए। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो जो आर्थिक न्याय है, तो आर्थिक न्याय का उल्लेख आर्टिकल 39A और B में किया गया है। तो जो आर्टिकल 39A B है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 39A और 39B। DPSP में यहाँ पर जो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय है, इसका उल्लेख DPSP में भी किया गया है। और इसी तरह जो सामाजिक न्याय है, इसका उल्लेख 39C के तहत किया गया है। अब देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप देखेंगे जो मूल अधिकार का अनुच्छेद है 19A, उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रस्तावना में उल्लेखित है, इसका उल्लेख आर्टिकल 19A में किया गया है। इसके साथ ही जो धर्म की स्वतंत्रता है, तो जो संविधान का चौथा मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इसका आर्टिकल है 25, 26, 27 और 28। इस आर्टिकल के तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 तरह की समानता का उल्लेख है। तो जो अवसर की समानता का उल्लेख है, यह आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अब आगे जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली यहाँ पे बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता का उल्लेख संविधान का भाग 4 क जो है, उसके तहत जो मौलिक कर्तव्य है उसमें उल्लेख राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता का किया गया है। इस पर आपने देखा कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। इसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, कितने प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है और कितने प्रकार का बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अब आगे देखेंगे कि इसका जो तिथि है, संविधान के आंशिक रूप से लागू होने की जो तिथि है, इसका भी उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो इस तिथि को
16 अनुच्छेद लागू किए गए। संविधान के 16 अनुच्छेद इस तिथि को लागू किए गए। शेष जो अनुच्छेद थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 394 में। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 394 में है। तो यहाँ पे दे रहा है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत अर्थात स्वीकार करते हैं, अधिनियमित अर्थात लागू करते हैं, आत्मर्पित अर्थात स्वयं को सौंपते हैं। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों और आदर्शों का उल्लेख किया गया है, इसका व्याख्या संविधान के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। भारत के जो संविधान निर्माता थे वे एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते थे जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पे आधारित हो। इस टॉपिक को कवर करने से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग ही नहीं है, यह बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार आज का टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है। और एक चीज़ रह गया है यहाँ पे, जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको भी ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी के साथ आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।